हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी अधूरी कहानी। एयरपोर्ट की सभी औपचारिकताओं को पार कर सामान चेक इन काउंटर पर जमा करवाकर चित्रलेखा के हाथ में बोर्डिंग कार्ड आ गया। फिर सिक्योरिटी को पार कर वो एयरपोर्ट के वेटिंग लॉज में आकर बैठ गई। वो चेन्नई जा रही थी, बेटी के पास। बेटी आईआईटी इंजीनियर थी और वहाँ पर जॉब कर रही थी। कुछ दिनों से तबीयत खराब होने व तबीयत में सुधार ना होने की वजह से उसे अचानक चेन्नई जाने का प्रोग्राम बनाना पड़ा था। वो जल्दी से जल्दी बेटी के पास पहुँच जाना चाहती थी। बेटी के पास जल्दी पहुंचने की बेचैनी उसके अंदर उथल पुथल मचा रही थी। तभी बगल की कुर्सी पर बैठे सज्जन उसकी तरफ मुखातिब हुए। अरे तुम चेन्नई जा रही हो क्या? वो पूरी तरह चौंक गई। उस आवाज़ की सनसनाहट दिल के तारों में जल तरंग छेड़ गई थी। हाँ मैं। पर आप कौन? क्या आप मुझे जानते हैं? वो उन सज्जन की तरफ मुड़कर देखने लगी। तुम तो वैसी ही हो अभी भी चित्रलेखा, इसीलिए पहचान में आ गई। पर मुझे कैसे पहचानोगी? वे सिर से हाथ फेरते चेहरे तक ले आए। अब तक वो भी उन्हें पहचान चुकी थी। ओह, आप अचानक मिले ना, मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए। चित्रलेखा किंचित शर्मिंदा हो गई। लेकिन आप बहुत बदल गए हैं। शादी भी नहीं की, फिर भी सिर के बाल उड़ गए। इस बार हास्य से उठकर ठहाका मारकर हंस पड़े थे चित्रगुप्त। ये सिर के बालों का शादी न होने से कनेक्शन समझ में नहीं आया। कनेक्शन तो गहरा है, पर आप नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपने शादी जो नहीं की। चित्रलेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर तो तुम्हारे पति भी। जाहिर है। दोनों हंस पड़े। आपकी नई किताब का जिक्र पढ़ा आपकी प्रोफाइल पर उपलब्ध नहीं हो पाई। कैसे मिलेगी? एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूँ, चेन्नई। परसों रात की फ़्लाइट है वापसी की। अगर उससे पहले मिल पाओ तो दे जाऊँगा। फ़ोन नंबर बताइए अपना, बेटी का पता भेज देती हूँ। जब भी समय मिले आ जाइए। इस बार कॉफ़ी मेरे हाथ की पी लीजिए। एक दिन बाद हाथ में किताब लिए उसके दरवाजे पर हाजिर थे चित्रगुप्त। वे लगभग 25 साल बाद मिल रहे थे, इसीलिए उनके बीच वार्तालाप गति नहीं पकड़ पा रहा था। कॉफ़ी पीते विचारों में डूबे चित्रगुप्त को देखती हुई चित्रलेखा सोच रही थी कि ज़िंदगी तो बीत ही गई और बीत भी जाएगी तुम्हारे बिना, पर तुम्हारे साथ बीतती तो कुछ और बात होती। चुटपुट बातें कर चित्रगुप्त उठ खड़े हुए। चलता हूँ अब। ठीक है। वो भी अनमनी सी उठ खड़ी हुई। जाने अब कब मुलाकात होगी? चित्रगुप्त एकाएक बोल पड़े। जाने कब? चित्रलेखा के होंठ एक मजबूर स्मित हास्य में हल्के से फैले। प्रत्युत्तर में एक स्मित मुस्कान उसकी तरफ उछाल हाथ जोड़ वे पलट कर चले गए और वो मेज पर रखी किताब को हताश सी घूरती रह गई। रात का नीरव अंधकार भले ही अकेलापन बढ़ाता हो, पर किसी को याद करने के लिए साथी की तरह होता है। उसकी ज़िंदगी की कहानी की तरह चित्रगुप्त की नई किताब का नाम भी अधूरी कहानी था। रात में किताब पढ़ने बैठी तो खुद अपनी ज़िंदगी की किताब के पन्ने पलटने लगी। जिस संस्थान से चित्रगुप्त पीएचडी कर रहे थे, वहीं से चंद कदम की दूरी पर स्कूल था, जहाँ से चित्रलेखा 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। पर उसे पता नहीं था कि चित्रगुप्त उसके इतने पास हैं। वो तो उस उम्र से ही उनकी रचनाओं की इतनी दीवानी थी कि उनका लिखा जहाँ कहीं भी देखती भूखों की तरह पढ़ती। उसकी अभिन्न सहेली विदिशा के भाई भी चित्रगुप्त के साथ ही पीएचडी कर रहे थे। उसी से चित्रलेखा को चित्रगुप्त के उस संस्थान में होने का पता चला। उस छोटी सी उम्र में भी वो कभी उनको आते जाते देख लेती तो मदहोश हो जाती। लेकिन चित्रगुप्त के लिए 10वीं में पढ़ने वाली चित्रलेखा निहायत ही बच्ची थी।
सहेली विदिशा जब तब उसे छेड़ देती। पता नहीं क्या दिखता है तुझे इस काले कलूटे में। नाम भी तो देखो, चित्रगुप्त। लगता है जैसे इतिहास के पन्नों से सीधे बाहर निकल आया हो। वैसे तेरा नाम भी चुनकर रखा है अंकल आंटी ने। चुप, खबरदार मेरे सांवले सलोने को काला कलूटा कहा तो। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, कितना शानदार लगता है। और उसके बाल जब उलझे हुए उसके माथे पर गिरे रहते हैं। और वैसे भी मैं तो उसके मन मस्तिष्क की दीवानी हूँ, जिसमें इतनी तरह के भाव व विचार आते हैं। देख देख, वो आ रहा है तेरा TDS। एक दिन स्कूल के गेट से बाहर निकलते हुए सामने से आ रहे चित्रगुप्त को देखकर विदिशा चिल्लाई। चित्रगुप्त विदिशा के भाई के दोस्त थे, इसीलिए आज उसने चित्रलेखा को धकेलते हुए ले जाकर चित्रगुप्त के सामने खड़ा कर दिया। भैया, ये मेरी सहेली है चित्रलेखा, आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहती थी। मुझसे? कहिए, क्यों मिलना चाहती हैं आप मुझसे? गंभीर चेहरे पर स्मित हास्य रेखा विद्युता की चमक से प्रदीप्त आँखों से टकराकर उसकी किशोर निगाहें अनायास ही झुक गईं। नाजुक गुलाबी अधर किसी तरह फड़फड़ाए। जी, आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। आपकी सारी रचनाएं पढ़ती हूँ मैं। बच्चों की बात समझ मंद मंद मुस्कुराते चित्रगुप्त ने अपना ऑटोग्राफ दे दिया था, लेकिन वो और भी तड़प गई थी। पूरे समय ना जाने कितनी बार अपने नाजुक अधरों से उनका नाम चूमती रहती। अगले 2 सालों में चित्रलेखा ने 12वीं के बाद उसी कॉलेज में दाखिला ले लिया जहाँ से चित्रगुप्त PhD कर रहे थे। लेकिन चित्रगुप्त उसे कभी नज़र नहीं आए। शायद उनकी PhD पूरी हो गई थी। चित्रलेखा तड़पती रह गई थी। न जाने कहाँ रहते हैं। पत्रिकाओं में उनकी तस्वीर देखती तो दिल से लगा लेती, आंखें भीग जाती। पर ये कहानी शायद तब ख़त्म हो भी जाती, पर इसे तो ख़त्म होना ही नहीं था, बल्कि अधूरी रहना था। ग्रेजुएशन के बाद MBA कर वो एक FMCG कंपनी में नियुक्त हो गई और उस समय ब्रांड मैनेजर के पद पर पदस्थ थी। जब अपने किसी प्रोडक्ट की शिकायत को लेकर बार बार उससे मिलने को उतारू जिद्दी कस्टमर की जिद पर वो अपनी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट को एक दिन डांट रही थी। अरे, आप मुझसे कैसे किसी को मिलाने की बात कर रही हैं? चित्रलेखा रिसेप्शनिस्ट मिस रीमा पर झुंझला रही थी। प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया है, कंपनी ने बनाया है। उन्हें कहो कि जाकर कस्टमर केयर में शिकायत करें। लेकिन मैम, वे तो जिद पाले बैठे हैं कि वे आपसे मिलकर ही रहेंगे। बड़े अजीब से इंसान हैं, कुछ दार्शनिक टाइप के। कहते हैं आपके हेयर कलर ने उनके बालों को ख़राब कर उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। ये कैसी शिकायत है? उन्हें उनके पुराने प्रोडक्ट के बदले नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। पता नहीं, कहते हैं नया प्रोडक्ट उनकी बिगड़ी हुई सामाजिक छवि की भरपाई नहीं कर सकता। बाल स्ट्रेट से कुछ कर्ली हो गए हैं। कहते कहते रीमा हंसने लगी। मुस्कुरा तो चित्रलेखा भी रही थी। मैम, एक बार मिल लीजिए मिस्टर चित्रगुप्त से, कई चक्कर लगा चुके हैं, आज भी यहीं बैठे हैं धरना देकर। नाम सुनकर कुछ कसमसा गया चित्रलेखा के अंदर। ठीक है, उन्हें भेज दो। थोड़ी देर बाद आगंतुक उनके सामने था। कहिए। लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए चित्रलेखा बोली, मैडम, आप पल भर के लिए आँखों को थोड़ा विराम देंगी तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ। जानी पहचानी आवाज़ कहीं हृदय की गहराइयों से रास्ता टटोलती हुई सतह पर आकर कानों में रस घोल बैठी। उसने तड़प कर आगंतुक की तरफ देखा। आप? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हाँ मैं। पर मैं कौन? क्या आप मुझे जानती हैं? वो सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोले। चित्रलेखा जड़ हो गई। भला इन्हें वो 15-16 वर्षीय 2 चुटिया हिलाती स्कर्ट पहने लड़की कहाँ याद होगी। आज वो 25 वर्षीय MNC में कार्यरत युवती है। जी, मैं आपकी एक पाठिका, हमेशा पढ़ती हूँ आपको। जहाँ से आपने पढ़ाई और PhD की, वहीं से मैंने भी पढ़ाई की है। विदिशा मेरी फ्रेंड थी, शायद याद होगा आपको। मैंने तब आपका ऑटोग्राफ भी लिया था। अच्छा वो।
आज स्मित हास्य रेखा मुस्कान में बदल गई। तो वो आप थीं, बहुत बदल गई हैं आप। चित्रलेखा अनायास पुलकित हो गई। याद है आपको? वे कुछ नहीं बोले। पर आप बिल्कुल नहीं बदले। आपकी सारी किताबें पढ़ती हूँ, अभी लेटेस्ट वाली भी पढ़ ली। कैसे समय निकाल लेती हैं? बस जुनून होता है तो निकल जाता है, जैसे आप लिखने के लिए निकाल लेते हैं। वैसे मैं सिर्फ आपकी ही किताबें पढ़ती हूँ। अच्छा? वे खुलकर मुस्कुरा दिए थे। सांवली रंगत पर दिलकश मुस्कुराहट उसके दिल को थोड़ा और बींध गई। शाम को क्या कर रही हैं? अगर अन्यथा ना लें तो अपनी इस अजीज पाठिका के साथ एक कप कॉफ़ी अवश्य पीना चाहूँगा। लेकिन आपको तो शायद कुछ शिकायत थी कंपनी के प्रोडक्ट से। शिकायत को रहने दीजिए, शाम को कॉफ़ी साथ पीकर शिकायत दूर कर दीजिए। दिल बल्लियों उछल गया उसका। जी मैं पहुंच जाऊंगी। शाम को वो कॉफ़ी हाउस पहुंच गई। चित्रगुप्त जितना अच्छा लिखते थे उतनी ही विशिष्ट उनकी शख्सियत, उतने ही महान उनके विचार, उतनी ही उच्च उनकी भावनाएं। पर वो तो कुछ और ही चाहती थी। उनकी कुछ मुलाकातें हुईं। घर में उसके विवाह की चर्चा अपने अंतिम चरण पर थी। मेरा विवाह होने वाला है। कॉफ़ी हाउस में एक दिन कॉफ़ी का घूंट भरते हुए वो बोली। अच्छा? पल भर के लिए चित्रगुप्त चौंके। उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ ढूंढना चाह रहे हों। फिर कप उठा लिया। क्या करता है? मेरी तरह एमएनसी में काम करता है, आईआईटीएन है। कब है शादी? वो अंदर से फट पड़ी। क्या लेखक इतने हृदयहीन होते हैं? सारी संवेदनाएं सिर्फ रचनाओं में ही दिखती हैं। उनका सारा आदर्शवाद, कोमल भावनाएं, कोरी कल्पनाएं होती हैं जो उनकी पुस्तकों के नायक नायिका ही बोलते हैं। और उनकी प्रेम कहानियों में वर्णित वो निर्विकार स्वर में बोली, मेरी अग्रिम बधाई कबूल करो, शादी में बुलाना मत भूलना। कहकर वे उठ खड़े हुए। बहुत कुछ बोलना चाहती थी वो, पर चित्रगुप्त के विराट व्यक्तित्व, कुछ उनका मितभाषी स्वभाव व कुछ उन दोनों के बीच आयु का बड़ा अंतराल ने होठों पर चुप्पी के ताले लगा दिए। चित्रगुप्त उनकी ज़िंदगी से चले गए और मीरा की सी लगन हृदय में लिए उसका विवाह हो गया। वो उनकी किताबें पढ़ती, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाएं पढ़ती, अकेले में उनका प्रोफाइल खंगार कर न जाने क्या ढूंढती रहती और उनके प्रेम में हृदय की दीवानगी और बढ़ती रहती। पति, बच्चों या गृहस्थी से प्यार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो सांसों के आरोह अवरोह हैं जो हर क्षण एहसास में समाये रहते हैं। पर इनके साथ प्यार में अचानक कहाँ डूबते हैं? इनके साथ तो प्यार की शुरुआत होती है और चित्रगुप्त के प्यार में तो वो अचानक डूब गई थी आकंठ तक, और संभलने का मौका तक न मिला था। बहुत चाहा खुद को बहलाना, पर मीरा तो कृष्णमय हो चुकी थी। दिन, महीने, साल गुजरते चले गए और फिर आज मिले हैं 25 साल बाद। वो चित्रगुप्त में आए हुए परिवर्तन को लक्षित करती रहती थी उनकी फ़ोटो के ज़रिए। बाल गिरते जा रहे थे, चांद दिखने लगा था, सांवली रंगत गहरी होती जा रही थी। विदिशा की बात अक्सर याद आती, आखिर क्या दिखता है तुझे इस काले कलूटे में? पर जो उसकी आंखें देखती थीं वो उसे कहाँ दिख पाता था। एकाएक वो स्मृतियों के कारागार से वर्तमान के कठोर धरातल पर आ गिरी, जहाँ चित्रगुप्त बस अब एक परछाई की तरह थे। उसने किताब का पहला पन्ना पलटा। लिखा था, मेरे उस अधूरे प्यार के नाम, जिसे मैंने जीवन भर पूरी संपूर्णता से चाहा। चित्रलेखा का पूरा वजूद थरथरा गया, आंखें जैसे गंगा जमुना बन गईं। प्यार का प्रत्युत्तर, इतनी लंबी तपस्या का फल मिला भी तो कब? जब जिंदगी का अधिकांश सफ़र तय कर लिया। क्यों किया चित्रगुप्त आपने ऐसा? वो फफक पड़ी। क्यों रखा हमारी कहानी को अधूरा? क्या कमी थी मेरी तपस्या में कि विश्वामित्र की समाधि भंग ना कर पाई? अब इस छटपटाहट के साथ बाकी की ज़िंदगी कैसे जीऊँगी?
आंसुओं में डूबी चित्रलेखा ने किताब को दोनों बाहों में भींच छाती से चिपका लिया, जैसे प्रिय को बाहों में समेट लिया हो। आंखें बंद कर जलधाराओं को अविरल बह जाने दिया और महसूस करने लगी जैसे चित्रगुप्त ने अपनी चित्रलेखा को बहुत कोमलता से अपनी बाहों में समेटकर सीने में छिपा लिया हो। काश एहसास के ये लम्हे कभी ख़त्म ना होते, जैसे उनकी कहानी फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी बल्कि अधूरी रह गई थी। ये थी सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी अधूरी कहानी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।